स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कैंसर डिजीज़ के बारे में। तो परीक्षा की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है कैंसर। कई बार परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में इसके शॉर्ट नोट के रूप में इसका प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, कैंसर है, इसको नॉर्मली एक भयानक रोगों में माना जाता है और एड्स के बाद में वर्तमान में ये दूसरे नंबर पर आता है भयानक और जटिल रोगों में। तो इसमें होता क्या है कि उस व्यक्ति की बॉडी की जो कोशिकाएं होती है वो एक नियंत्रित और नियमित विभाजन करती है, लेकिन इस रोग में उन कोशिकाओं का जो विभाजन है वो अनियंत्रित तरीके से बढ़ता जाता है और वहाँ पर एक ट्यूमर या गांठ बन जाती है। उसी को अपन कैंसर बोलते हैं। तो देखिए, इसको फटाफट अपन पढ़ लेते हैं। हम लिख के रखा है कि ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। देखिए, वर्तमान समय में एड्स के बाद कैंसर सबसे भयानक एवं जटिल रोग है। यह कोई एक रोग न होकर अनेक रोगों का एक समूह होता है। यानी इसमें कई और भी रोग शामिल हो जाते हैं। हालांकि इसमें जो एक कोशिका है उसका अनियंत्रित अनियमित विभाजन होता है। उससे गांठ या ट्यूमर बनती है और उस गांठ या ट्यूमर की वजह से जो सामान्य कोशिकाएं होती है वो प्रभावित होती है। न तो उनको पोषण मिलता है, न उनको अन्य जो उपयोगी पदार्थ है वो मिल पाते हैं और कई सारे रोगों से व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है। जिससे शरीर, देखिए, इसी कोई एक रोग न होकर अनेक रोगों का एक समूह होता है जिसमें शरीर की कोशिकाओं में अनियंत्रित एवं अनियमित विभाजन होता है। अनकंट्रोल्ड और इरेगुलर विभाजन होता है जिसके कारण से व्यक्ति के शरीर में गांठ या अर्बुद, जिसे ट्यूमर कहते हैं, उसका निर्माण हो जाता है। तो कैंसर किसे कहेंगे कि शरीर के किसी भाग की कोशिकाओं में अनियंत्रित व अनियमित यानी अनकंट्रोल्ड एंड इरेगुलरली कोशिका विभाजन होने के कारण गांठ या अर्बुद, जिसे ट्यूमर भी कहते हैं, का निर्माण हो जाता है, तो उसे कैंसर कहते हैं। तो नियंत्रित और नियमित कोशिका विभाजन अपने शरीर की विशेषता होता है और वो होता रहता है। लेकिन जब किसी जगह की, किसी अंग की कोशिका अनियंत्रित और अनियमित विभाजन करने लग जाती है तो उसको रोकने वाला नहीं होता है और वो उस जगह पर एक गांठ का या अर्बुद का निर्माण करने लग जाती है। उस स्थिति को कैंसर कहते हैं। अब देखिए, कैंसर का उत्पन्न होना, आखिर किस तरह से ये उत्पन्न होता है, तो इसमें अपन पढ़ेंगे। देखिए कि शरीर में कोशिका विभाजन एक नियंत्रित और नियमित प्रक्रिया होती है और ये सभी सजीवों में ऐसा पाया जाता है। शरीर की सामान्य कोशिकाओं में एक विशेष गुण पाया जाता है। जो नॉर्मल सेल होती है उसमें एक स्पेशल प्रकार का गुण पाया जाता है जिससे संस्पर्श संदमन या कॉन्टेक्ट इनहिबिशन कहते हैं। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का मतलब है कि कोशिकाएं अपने चारों ओर दूसरी या अन्य कोशिकाओं से घिरी हुई होती है और जब कोशिकाएं एक दूसरी कोशिका से संपर्क में रहती है तो उनमें अनियंत्रित विभाजन नहीं हो पाते हैं। तो जो सामान्य कोशिका होती है उनमें एक गुण होता है संस्पर्श दमन का, और जिसको अपन कॉन्टेक्ट इनहिबिशन कहेंगे। तो जो संस्पर्श संदमन का जो गुण होता है वो फेल हो जाता है फिर आगे चल के। इस गुण के कारण जब कोशिका चारों ओर पाई जाने वाली अन्य कोशिकाओं के संपर्क में होती है तब कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन नहीं होता। तो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन क्या है कि कोशिका अपने चारों ओर से अन्य कोशिकाओं से घिरी होती है और ऐसी स्थिति में उसमें अनियंत्रित विभाजन होगा ही नहीं। जब सामान्य कोशिकाओं में ये गुण समाप्त हो जाता है, मतलब कॉन्टेक्ट इनहिबिशन या संस्पर्श संदमन का जो गुण है वो खत्म हो जाता है, तो ये कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। देखिए,
तो मतलब यही है कि जब सामान्य कोशिकाओं का जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का गुण था वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो वही कोशिका कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। कैंसर कोशिकाओं में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का गुण समाप्त हो जाता है, जिससे कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन होता है और कोशिकाओं का समूह या भंडार खड़ा हो जाता है, जिसे अर्बुद या ट्यूमर कहते हैं। तो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन ही खत्म हो गया, तो वहाँ पर कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाला गुण ही खत्म हो चुका है और कोशिका लगातार अनियंत्रित विभाजन करती जाती है और वहाँ पर एक कोशिकाओं का समूह बन जाता है, एक भंडार खड़ा हो जाता है जिससे गांठ बन जाती है या जिसको अपन अर्बुद या ट्यूमर भी कहते हैं। जैसे अपने एक चित्र बनाए उसके सहायता से हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक सेल की एक लेयर है, इसमें हमने लिखा है कि विथ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी यहाँ पर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है तो ये कोशिकाएं एक व्यवस्थित तरीके से, नियंत्रित तरीके से इनमें कोशिका विभाजन होता है और एक सिंगल लेयर के अंदर ये कोशिकाएं विभाजित होकर व्यवस्थित हो रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर है नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी यहाँ पर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का गुण खत्म हो चुका है। तो होगा क्या कि इस लेयर की जो कोशिकाएं हैं वो अनियंत्रित विभाजन करेगी और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से कोशिकाएं ये बनती जाएगी, अनियंत्रित विभाजन होता रहेगा और यहाँ पर कोशिकाओं का एक ढेर बन जाएगा, एक समूह बन जाएगा। इसे ही हम अर्बुद या गांठ कहेंगे। देखिए तो इस तरह से कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो संस्पर्श संदमन होता है वो अनियंत्रित विभाजन को रोकता है और कैंसर कोशिकाओं में ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का गुण खत्म हो जाता है। अब आते आते ये जो ट्यूमर बनती है कितने प्रकार की होती है, तो जो ये ट्यूमर बनती है, गांठ बनती है, मुख्य रूप से दो तरह की होती है। देखिए एक तो होती है सुदम अर्बुद जिसको बिनाइन ट्यूमर बोलेंगे और एक होती है दुर्दम ट्यूमर जिसको मेलिग्नेंट ट्यूमर कहेंगे। तो बिनाइन ट्यूमर या मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या है? सुदम हिंदी में बोलते हैं इसको, एक दूसरे को बोलते हैं दुर्दम। देखिए पहले सुदम अर्बुद क्या है, बिनाइन ट्यूमर, तो ये नॉर्मल गांठ होती है। देखिए इस प्रकार के अर्बुद अपने मूल स्थान तक सीमित रहते हैं। इसका देखिए महत्वपूर्ण गुण है। कहने का मतलब है जिस शरीर में जिस स्थान पर ये गांठ बनती है केवल उसी जगह पर रहती है, ये शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलती है, यानी वो गांठ कभी भी शरीर के दूसरे स्थानों पर नहीं फैलेगी। इसे अब क्या होगा, अगर इसे ऑपरेशन द्वारा शरीर से हटा देने पर रोग से मुक्ति मिल जाती है। तो इसका एक सिंपल सा ऑपरेशन होता है और इसे गांठ को हटा दिया जाता है और इसी के साथ कैंसर से मुक्ति मिल जाती है, यानी इस गांठ से मुक्ति मिल जाती है। इससे मामूली क्षति होती है क्योंकि जहाँ पर ऑपरेशन होता है वहाँ पर कुछ ऊतक नष्ट होते हैं तो वहाँ पर कुछ मामूली क्षति होगी, इसलिए ये अधिक हानिकारक नहीं है। मतलब इस अर्बुद के शरीर से बाहर निकलते हैं ये रोग भी खत्म हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल अर्बुद होती है, गांठ होती है और ऑपरेशन द्वारा इसका इलाज संभव है। ये इसलिए है क्योंकि ये जिस स्थान पर बनती है उसी स्थान तक सीमित रहती है, शरीर के दूसरे भागों में ये नहीं फैलती है। ऐसे अर्बुद को हम क्या कहेंगे, सुदम अर्बुद कहेंगे। दूसरे प्रकार के अपन देख लेते हैं। देखिए इसको कह रहे हैं अपन दुर्दम अर्बुद। देखिए ये बहुत खतरनाक और हानिकारक अर्बुद होती है। इस प्रकार के अर्बुद को वास्तव में कैंसर कहते हैं और जो कैंसर जब अपन वर्ड काम में लेते हैं तो वो मुख्य रूप से हम दुर्दम अर्बुद के लिए काम में लिया जाता है। देखिए यह अर्बुद अनियंत्रित व अनियमित रूप से विभाजित कोशिकाओं के समूह से बनती है। तो ये जो अर्बुद बन रही है ये अनियंत्रित और अनियमित विभाजन से कोशिकाओं से बन रही है। इन कोशिकाओं को जो नई नई विभाजन से कोशिकाएं बन रही है उनको नवद्रव्य या नियोप्लास्टिक कोशिकाएं भी कहते हैं। तो जो तेजी से अनियंत्रित विभाजन करके कोशिकाएं बना रही है उनको नवद्रव्य कोशिकाएं भी कहते हैं। इस अर्बुद की कोशिकाएं
रक्त या लसिका द्वारा। देखिए कि इसका एक दुर्गुण है कि इस अर्बुद की कोशिकाएं रक्त या लसिका द्वारा शरीर के दूसरे भागों में पहुंचकर अर्बुद निर्माण कर देती है। यानी जिस जगह पर बनती है उस जगह के अलावा दूसरे जगह पर भी ये फैल जाती है, अर्थात ये शरीर के एक भाग से अन्य भागों में फैलती है। कैंसर कोशिकाओं का शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना और वहां पर भी अर्बुद का निर्माण कर देना, इसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं, यानी मेटास्टेसिस कहलाता है। तो मेटास्टेसिस दुर्दम अर्बुद का गुण होता है, जो कि एक खतरनाक हानिकारक गुण है। इसमें क्या होता है, कैंसर कोशिकाएं शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है और वहां पर भी अर्बुद या गांठें बनाना शुरू कर देती है। तो ये एक डरावना इसका गुण है, यानी दुर्दम अर्बुद का सबसे डरावना गुण मेटास्टेसिस होता है। मेटास्टेसिस का मतलब है ये अपनी स्टेट को चेंज करती रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये पहुंचती रहती है और नई जगह पर अर्बुद का निर्माण कर लेती है। इसका मतलब है ऑपरेशन द्वारा इसका इलाज संभव नहीं है, क्योंकि शरीर के हर जगह पर ये फैल जाएगी तो हर जगह पर ऑपरेशन संभव नहीं है। तो दुर्दम अर्बुद बहुत तेजी से वृद्धि करती है, आसपास की सामान्य ऊतकों पर हमला करके उनको नुकसान पहुंचाती है। ये अति आवश्यक पोषक पदार्थों के लिए सामान्य कोशिकाओं से स्पर्धा करती है। देखिए जो नॉर्मल सेल होती है उनसे भी ये कंपटीशन करने लगती है, जिससे सामान्य कोशिकाओं के लिए आवश्यक पोषकों की कमी हो जाती है और जो नॉर्मल सेल होती है उनको भी पूरा पोषण नहीं मिलता है और ये जितने पोषक पदार्थ है खुद काम में लेती रहती है और अपनी ग्रोथ को तेजी से बढ़ाती रहती है। अब यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कई बार कि सुदम और दुर्दम अर्बुद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये कई बार बोर्ड परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है और पूछा गया है। तो हमने इसको यहाँ लिख रखा है कि सुदम और दुर्दम अर्बुद में फर्क क्या है। तो हमने एक तरफ सुदम अर्बुद, दूसरी तरफ दुर्दम अर्बुद लिखी है, मेलिग्नेंट और बेनाइन ट्यूमर। पहले देखिए सुदम में हमने जैसे इसकी परिभाषा पढ़ी है कि ये अपने मूल स्थान तक सीमित रहती है, शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलती है। जबकि दुर्दम में क्या होता है, ये अपने मूल स्थान पर सीमित नहीं होकर शरीर के अन्य भागों में फैलते हैं। दूसरा इसका ये धीमी गति से वृद्धि करती है, ये तेज गति से वृद्धि करती है। तीसरा है ये मेटास्टेसिस प्रदर्शित नहीं करते, जबकि ये मेटास्टेसिस प्रदर्शित करते हैं। दुर्दम जो अर्बुद होती है वो मेटास्टेसिस प्रदर्शित करती है। तो एक मेटास्टेसिस का प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मेटास्टेसिस क्या है। तो ये आपको याद रखना है कि जब कैंसर कोशिकाएं शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाती है और वहां गांठें बनाना शुरू कर देती है, तो उस स्थिति को मेटास्टेसिस कहते हैं। चौथा अंतर है देखिए ऑपरेशन द्वारा इसका इलाज संभव है, क्योंकि ये एक ही जगह पर बनती है और वहीं पर रहती है, जबकि इसका ऑपरेशन द्वारा इलाज संभव नहीं है। ये कम हानिकारक है, क्योंकि जहाँ पर ये बनती है केवल उसी जगह के ऊतकों को खत्म करती है। ये अधिक हानिकारक है क्योंकि ये शरीर में जगह जगह फैल जाती है और अन्य जो सामान्य कोशिकाएं हैं उसको भी ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये आसपास की कोशिकाओं को कम नुकसान पहुंचाती है, जबकि आसपास की कोशिकाओं को बहुत ज़्यादा यानी अधिक नुकसान पहुंचाती है। ये सेल्स कैंसर जनीन नहीं है, यानी इसकी जो कोशिकाएं होती है वो कैंसर जनीन नहीं है, जबकि इसकी सेल कैंसर जनी होती है, कैंसर जनी कोशिकाओं की बनी होती है और वास्तव में कैंसर दुर्दम अर्बुद ही कहलाता है। अब देखिए एक वर्ड और है कार्सिनोजेनेसिस। देखिए कार्सिनोजेनेसिस या इसको हम कहते हैं ओनकोजेनेसिस। तो कार्सिनो या ओनको, इन दोनों वर्ड का मतलब कैंसर ही होता है। तो कार्सिनोजेनेसिस का मतलब है कैंसर कोशिकाओं का बनना, ओनकोजेनेसिस का मतलब है कैंसर जैसी कोशिकाओं का बनना। तो ओनको यानी ट्यूमर या कैंसर जैसी कोशिकाओं का बनना। तो सामान्य कोशिकाओं का कैंसर कोशिकाओं या ट्यूमर बनाने वाली सेल्स में रूपांतरित होना ही कार्सिनोजन कहलाता है या ओन्कोजेनेसिस कहते हैं। तो कार्सिनोजेनेसिस और ओन्कोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, सामान्य जो कोशिकाएं होती है वो कैंसर कोशिकाओं में या
ट्यूमर बनाने वाली कोशिकाओं में जब रूपांतरित हो जाती है तो उसे कार्सिनोजेनेसिस कहते हैं। तो इसके बाद कार्सिनोजेनेसिस और ओन्कोजेनेसिस हमने पढ़ा है। इसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं कैंसर के कारण, कि कैंसर के कारण क्या है, किस किस कारणों से कैंसर हो सकता है। तो देखिए इसके कई कारण है। कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक जो या पदार्थ कोई भी हो, अगर वो कैंसर फैलाते हैं तो उनको कैंसर जन या कार्सिनोजेंस कहलाते हैं। तो कार्सिनोजेंस या कैंसरजन क्या होते हैं? जो कैंसर उत्पन्न करते हैं वो सभी पदार्थ या कारक कैंसरजन कहलाएंगे। तो कैंसरजन के रूप में कुछ भौतिक कारक भी जिम्मेदार है, कुछ रासायनिक कारक भी जिम्मेदार है और कुछ जैविक कारक भी जिम्मेदार है। सबसे पहले देखिए कुछ भौतिक कारक। भौतिक कारकों में एक्स किरणें, गामा किरणें जैसी आयनकारी विकिरण देखिए, और कुछ पराबैंगनी किरणें जैसी अनायनकारी विकिरण। देखिए जो एक्स किरणें और गामा किरणें होती है ये बहुत ही अधिक ऊर्जा वाली विकिरणें होती है। तो ये जब बॉडी पर पड़ती है तो ये बॉडी के अंदर जो जितने भी पदार्थ अणु या मॉलिक्यूल परमाणु होते हैं तो उनका आयन बना देती है, उनसे इलेक्ट्रॉन निकाल देती है और उनके आयन बना देती है। यानी ये किरणें आयनकारी विकिरण होती है और ऐसा होना शरीर के लिए बहुत ही घातक होता है। तो ये इतनी तेज ऊर्जा वाली किरणें होती है कि इसका प्रभाव कोशिकाओं पर होता है और कोशिकाओं में कई बार इससे अनियंत्रित विभाजन शुरू हो जाते हैं। तो बार बार एक्स किरणों के संपर्क में आना या गामा किरणों के संपर्क में आना ये कैंसर जन के रूप में कैंसर को उत्पन्न कर सकते हैं। इसी तरह से पराबैंगनी किरण जैसी अनायनकारी विकिरण, हालांकि ये अनायनकारी है, ये आयन नहीं बनाती है बॉडी में गिरने के पश्चात, फिर भी ये हानिकारक होती है। डीएनए इसको अवशोषित कर लेता है और कोशिकाओं में ये अनियंत्रित विभाजन को प्रेरित कर सकती है। तो ये भौतिक कारकों में आ गया। तो प्रश्न देखिए यहाँ पर इस तरह से आता है कि ऐसे भौतिक कारक का नाम बताइए जो अनायनकारी विकिरण के रूप में काम करता है। तो अनायनकारी विकिरण तो है पराबैंगनी और आयनकारी विकिरण होती है एक्स किरणें और गामा किरणें। तो एक्स किरणें और गामा किरणें तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। दूसरा है रासायनिक कारक। देखिए रासायनिक कारक में हो गए कुछ रासायनिक पदार्थ, जैसे एक उदाहरण देते हैं अपन, जैसे तंबाकू के धुएं में उपस्थित कैंसरजन फेफड़े के कैंसर का मुख्य कारण है। तो फिर जो तंबाकू का धुआं होता है उसमें कई ऐसे केमिकल होते हैं वो फेफड़ों का कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बाद में है जैविक कारक। देखिए तो कुछ जैविक कारक भी कैंसर जन की तरह काम करते हैं। तो मानव में देखिए, मानव में अनेक प्रकार के विषाणु यानी वायरस कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु अर्बुदीय विषाणु यानी ओन्कोजेनिक वायरस कहलाएंगे। ये ओन्को जो वर्ड है इसका मतलब गांठ होती है, ट्यूमर। तो ट्यूमर जेनिक का मतलब है ट्यूमर को उत्पन्न करने वाले वायरस। तो उनको अपन हिंदी में क्या कह देंगे? अर्बुदीय विषाणु। तो जो विषाणु या वायरस कैंसर की गांठ उत्पन्न कर सकते हैं उनको ओन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। तथा इनमें जो जीन पाई जाती है, यानी इनकी जीन जो कैंसर उत्पन्न करती है, क्योंकि वायरस के अंदर भी खुद का न्यूक्लिक अम्ल होता है तो उसमें भी जीन होते हैं, तो उनकी जो जीन कैंसर उत्पन्न करती है उसे विषाणुवीय अर्बुद जीन यानी वायरल ओन्कोजीन कहते हैं। अब ऐसे कौन कौन से वायरस हो सकते हैं? तो देखिए एक जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस, HBV हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, HCV हेपेटाइटिस सी वायरस, ये कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कैंसर उत्पन्न कर देते हैं। अब देखिए इसके बाद में कुछ कोशिकीय कारक, कि खुद की कोशिकाएं भी क्या कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित हो सकती है। देखिए शरीर की सामान्य कोशिकाओं में ऐसी कई जीनों का पता चला है और वैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया है कि व्यक्ति के शरीर की जो सामान्य कोशिका होती है उसमें केंद्रक होता है
और केंद्रक में डीएनए होता है, डीएनए में जीन होते हैं। तो उन जीनों में कई ऐसी जीनें होती है जो कुछ विशेष परिस्थितियों में सक्रिय होकर सामान्य कोशिकाओं को कैंसर जनी कोशिकाओं में रूपांतरित कर देती है। देखिए, एक समय ऐसा आता है कि जो जीन, ऐसी कुछ जीनें उपस्थित है अपने केंद्रक, कोशिकाओं के केंद्रक में, वो सामान्य कोशिकाओं को कैंसर जनी कोशिकाओं में रूपांतरित कर देती है। ऐसी जीन जो कोशिका में मौजूद है उसको अपन कहते हैं कोशिकीय अर्बुद जीन, सेल्यूलर ओन्कोजीन, जिसको हम शॉर्ट में सी ओक भी कहते हैं। इसको क्या लिखते हैं अपन, कई बार लिखा होता है सी ओंक, ओंक। तो सी ओंक का मतलब है सेल्यूलर ओन्कोजीन। तो कोशिका में ऐसी कुछ जीनें पाई जाती है जो नॉर्मल कोशिकाओं को भी कैंसर कोशिकाओं में बदल सकती है। ऐसी जीन क्या कहलाएगी, सेल्यूलर ओन्कोजीन या सी ओंक जीन कहलाएगी, या इसको हम आदि अर्बुद जीन, प्रोटो ओन्कोजीन भी कहते हैं। तो कई बार ये होता है कि व्यक्ति जब 50-60 साल की उम्र के बाद होता है तो कई बार वो कैंसर का शिकार ज़्यादा हो जाता है। तो इसका कारण क्या होता है कि कई ऐसी जीन होती है जो एक समय के बाद एक्टिव होकर कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। तो ऐसा कुछ जीनों के कारण भी हो सकता है। तो कैंसर के कारण भौतिक कारण भी हो सकता है, रासायनिक कारण भी हो सकता है, जैविक कारण भी हो सकता है और कोशिकीय कारण भी हो सकता है। अब अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए कैंसर है तो उसकी जांच या निदान कैसे करें, तो उसके लिए देखिए क्या है। कैंसर का शुरू में पता लगना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कैंसर का सफलतापूर्वक इलाज संभव हो जाता है। हालांकि कैंसर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कैंसर का अगर शुरुआत में पता लग जाता है तो इसका इलाज भी आसानी से संभव हो जाता है। लेकिन बहुत सारे मामलों में ऐसा नहीं हो पाता है कि शुरुआत में पता नहीं लगता है। फिर भी अगर किसी को कैंसर है तो उसकी जांच के कई तरीके होते हैं। देखिए, तो सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जो तरीका काम में लिया जाता है वो बायोप्सी का तरीका है। इसे हम हिंदी में लिखते हैं जीवोती परीक्षा या बायोप्सी, बायोप्सी करवाना। या एक विधि हो रही इसी से संबंधित ऊतक विकृति अध्ययन, जिसको हिस्टोपैथोलॉजी भी कहते हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजी में भी ऊतकों का अध्ययन होता है। बायोप्सी में भी ऊतक का एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाएगा और उसका अध्ययन करेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा जांच इस्तेमाल की जाती है वो बायोप्सी होती है, जिसको हिंदी में जीवोती परीक्षा कहते हैं। अब ये बायोप्सी में करते क्या हैं, देखिए, शरीर के जिस भाग में कैंसर का शक है या संदेह है कि इस जगह पर कैंसर है, वहां से क्या करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा लेकर पतली काट में काट कर उसके पतले पतले टुकड़े कर लेंगे और फिर अभिरंजित करके उनको रंग के सूक्ष्मदर्शी द्वारा उसकी जांच की जाती है। तो ये होती है बायोप्सी। तो जहाँ पर भी शक है वहाँ का छोटा सा एक पीस लेकर, एक टुकड़ा लेकर ऊतकों का, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अभिरंजित करके माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। उसी को हम बायोप्सी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। देखिए, एक तो इसका तरीका है जांच का बायोप्सी, दूसरा तरीका है रक्त में बढ़ी हुई रक्त कणिकाओं की गणना करके। जैसे लुकीमिया है, ये एक तरह का ब्लड कैंसर है लुकीमिया। तो इसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो रक्त में अगर सामान्य से अधिक डब्ल्यूबीसी है, रक्त कणिकाएं बढ़ी हुई है, तो वो है जैसे लुकीमिया को प्रदर्शित करता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाती है। तो रक्त में बढ़ी हुई रक्त कणिकाओं की संख्या से भी पता लगाया जा सकता है, जैसे लुकीमिया कैंसर। इसके अलावा आंतरिक अंगों के कैंसर का पता लगाने के लिए रेडियोग्राफी की जाती है, जिसको अपन सामान्यतः एक्सरे भी कहते हैं कि एक्सरा करवाया गया, तो वो एक्सरा है रेडियोग्राफी। तो कैंसर का पता लगाने के लिए रेडियोग्राफी या एक्सरा, जिसके अंदर एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। इसमें इसके अलावा जैसे सीटी स्कैन, कम्प्यूटेड टोमोग्राफी और एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग,
चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग जैसी तकनीकें उपयोगी है। तो या तो रेडियोग्राफी करा लेगा, उससे बड़ी करवाएगा तो सीटी स्कैन जांच होती है, फिर उससे भी महंगी जांच होती है एमआरआई की, और सबसे अच्छी जांच होती है। तो इन जांचों के द्वारा कैंसर का पता लगाया जाता है। देखिए, सीटी स्कैन और रेडियोग्राफी इन दोनों में एक्स किरणों का इस्तेमाल होता है, और एक्स किरणों को हमने इस कैंसर के कारणों में भी पढ़ा है कि इसके कारण कैंसर हो सकता है, जबकि एमआरआई में किसी भी तरह की एक्स किरणों का इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए एमआरआई एक अच्छी और श्रेष्ठ विधि, जांच की विधि मानी जाती है कैंसर की। देखिए, सीटी स्कैन एक्स किरणों का उपयोग करके किसी अंग के भीतरी भागों का त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाती है। तो जो सीटी स्कैन करते हैं वो क्या, जैसे नॉर्मल रेडियोग्राफी तो क्या होती है, एक नॉर्मल एक उसका एक चित्र बनता है उस जगह का, उस स्थान का जहाँ पर वो ट्यूमर है। जबकि सीटी स्कैन में क्या होता है कि 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय प्रतिबिंब बनता है चारों ओर से उसका, तो थोड़ा इससे अच्छा दिखता है। हालांकि इसका नेगेटिव इफेक्ट ये है कि इसमें एक्स किरणें जो कि आयनकारी विकिरण होती है, शरीर में आयन बना देती है अणुओं के या पदार्थों के, तो उस कारण से यह हानिकारक होती है। तो सीटी स्कैन से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनता है। दोनों में एक्स किरणें हो रही है, रेडियो में और सीटी स्कैन में, लेकिन इसमें त्रिविमीय प्रतिबिंब बनता है, उसमें त्रिविमीय प्रतिबिंब नहीं बनता है। जबकि एमआरआई में तेज चुंबकीय क्षेत्र और अनायन विकिरणों का उपयोग किया जाता है। अनायन विकिरणों का मतलब है जो आयनकारी नहीं है, और इसी के कारण से एमआरआई हानिकारक नहीं है, लेकिन महंगी विधि है। तो एमआरआई तकनीक सीटी स्कैन से बेहतर और श्रेष्ठ जांच तकनीक है। क्यों है ये? क्योंकि एमआरआई में मरीज किसी भी प्रकार की आयनकारी विकिरणों जैसे एक्स किरणों के संपर्क में नहीं आता है। इसमें बस तेज चुंबकीय क्षेत्र होता है, और चुंबकीय क्षेत्र के साथ कुछ अनायनकारी विकिरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे रेडियो विकिरण है। तो ये इतने हानिकारक नहीं है, इसमें ऊर्जा कम होती है, तो ये अनायनकारी विकिरण होती है, इसलिए बॉडी को अधिक नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसके अलावा देखिए, कुछ कैंसरों का पता लगाने के लिए कैंसर विशिष्ट प्रतिजनों के विरुद्ध बनी हुई प्रतिरक्षियों का भी उपयोग किया जाता है। कि कई बार कैंसर हो गया किसी व्यक्ति को, तो उसके बॉडी में कैंसर जो प्रतिजन है उसके विरुद्ध कुछ एंटीबॉडी बना ली जाती है, तो उस एंटीबॉडी की जांच करके भी कैंसर का पता लगाया जा सकता है। अब अगर किसी व्यक्ति में कैंसर का पता लग जाता है, तो क्या कैंसर के उपचार में कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती है? तो नेक्स्ट अपन कैंसर का उपचार या ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पढ़ने वाले हैं। तो कैंसर के उपचार में देखिए निम्न विधियां अपनाई जाती है। क्या क्या विधियां आजकल प्रचलित है? तो सबसे पहली जो नॉर्मल है वो है शल्य क्रिया, सर्जरी। देखिए, तो शल्य क्रिया में क्या होता है? शल्य क्रिया द्वारा शरीर में कैंसर ग्रस्त हिस्से को शरीर से काट कर हटा दिया जाता है। जहाँ पर भी कैंसर है उस जगह को काट कर हटा दिया जाता है, और यही सर्जरी या शल्य क्रिया होती है। और जो सुदम गांठ होती है, बेनाइन सुदम अर्बुद होती है, उसको तो आसानी से शल्य क्रिया द्वारा हटाकर रोग से मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन एक जो दुर्दम ट्यूमर होती है, गांठ होती है, वो शरीर में फैल जाती है, तो अकेले शल्य क्रिया से उसका इलाज संभव नहीं है। तो उसके लिए कुछ दूसरी विधियां भी है, जैसे विकिरण चिकित्सा, जिसको रेडियोथेरापी या रेडिएशन थेरापी भी कहते हैं। इसको नॉर्मल रेडियोथेरापी कहते हैं या रेडिएशन थेरापी भी कहते हैं। विकिरण चिकित्सा इसका मतलब है इसमें तेज ऊर्जा वाली घातक विकिरणें उस गांठ पर डाली जाएगी, उस कोशिकाओं पर डाली जाएगी, और उसको पूरी तरह से जला दिया जाता है। इसमें अर्बुद कोशिकाओं को घातक विकिरणों से नष्ट किया जाता है विकिरण डाल के। लेकिन अर्बुद के ढेर की आसपास की सामान्य कोशिकाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जहाँ पर गांठ होती है वहां पर सामान्य कोशिकाएं भी पाई जाती है उसके चारों ओर। तो केवल वो जो गांठ है, कैंसर कोशिकाएं, वो नष्ट हो, इसके लिए ध्यान रखा जाता है कि केवल वो विकिरण उस गांठ के ऊपर पड़े और वो उसकी कोशिकाएं नष्ट हो। इसमें जैसे एक्स किरणें या कोबाल्ट 60 से निकली हुई विकिरणें, ये रेडियोथेरापी में काम में ली जाती है। इसके अलावा एक कीमोथेरापी और होती है। रेडियोथेरापी के बाद में होती है एक रासायनिक चिकित्सा या रसोचिकित्सीय, जिसको कीमोथेरापी भी कहते हैं।
इसमें क्या होता है, रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें रासायनिक औषधि का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। जैसे कुछ औषधियाँ आती है विनक्रिस्टिन या विनब्लास्टिन, जो सदाबहार पौधे से प्राप्त होती है, उनको दिया जाता है मरीज को। तो उस औषधि को देकर कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। अब देखिए कीमोथेरापी की एक बड़ी समस्या, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये शरीर में एक रासायनिक पदार्थ डाला जाता है तो वो पूरे शरीर में फैल जाता है वो रासायनिक पदार्थ। इससे कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दी जाने वाली रासायनिक औषधियों का प्रभाव शरीर की सभी विभाजन करने वाली कोशिकाओं पर होता है। जो सामान्य कोशिकाएं जो विभाजित कर रही है उन पर भी इसका असर होता है उस रासायनिक औषधि का या रासायनिक पदार्थ का, जिससे अनेक अनुषंगी प्रभाव यानी साइड इफेक्ट हो जाते हैं। जैसे बालों का झड़ना, अरक्तता यानी एकदम से एनीमिया या रक्त की कमी होती है। तो ये कई बार देखते हैं कि किसी को कोई कैंसर हो रहा है तो उसके पूरे बाल झड़ जाते हैं। किस स्थिति में? कीमोथेरापी में। जब रासायनिक पदार्थ उसके शरीर में डाला जाता है तो पूरे शरीर में फैलकर साइड इफेक्ट करता है और उसके कई तरह के लक्षण देखने को मिल जाते हैं। तो शल्य क्रिया, रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी, ये तीन मुख्य इसमें उपचार की विधियां हैं और कई स्थिति में इन तीनों को ही काम में लिया जाता है सम्मिलित रूप से। शल्य चिकित्सा, विकिरण चिकित्सा और कीमोथेरापी तीनों को काम में लिया जाता है। एक और अपने उपचार की एक टेक्निक और पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रतिरक्षी चिकित्सा या इम्यूनोथेरापी। देखिए तो ये भी कई बार इस्तेमाल की जाती है कैंसर के उपचार में। तो इसमें क्या होता है, प्रतिरक्षी चिकित्सा है ये। इसका मतलब ही है कि इसमें कोई बनी बनाई प्रतिरक्षी इंजेक्शन के द्वारा मरीज को दे दी जाती है। तो अर्बुद कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पता लगाए जाने और नष्ट किए जाने से बची रहती है। देखिए जो कैंसर कोशिकाएं होती है, अर्बुद कोशिकाएं, उसको प्रतिरक्षा तंत्र पराया मानता ही नहीं है, इसलिए वो खुद की सेल होती है और वही अनियंत्रित विभाजन करती है। तो प्रतिरक्षा तंत्र भी उसको अपना ही मानता है, इसलिए उस कोशिकाओं को प्रतिरक्षा तंत्र भी नष्ट नहीं करता है। अर्थात शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र अर्बुद कोशिकाओं को नष्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो उस खुद की शरीर की कोशिकाएं हैं, इसलिए उसको अपना और पराये में भेद करने में वो सक्षम है। तो खुद की कोशिकाएं उसको अपने लगती है, इसलिए उन कोशिकाओं को नष्ट नहीं करता है। अतः प्रतिरक्षी चिकित्सा में क्या करते हैं, ऐसे पदार्थ मरीज को दिए जाते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को अर्बुद कोशिकाओं के विरुद्ध सक्रिय करते हैं। तो ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं मरीज को, जो पदार्थ अंदर जाकर प्रतिरक्षा तंत्र को ये बताएंगे कि इस कोशिका को नष्ट करना है, ये शरीर के लिए घातक है और अर्बुद कोशिकाओं को नष्ट किया जा सके। तो प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर देंगे वो एंटीबॉडी और उससे अर्बुद कोशिका नष्ट हो जाएगी। जैसे एक है पदार्थ गामा इंटरफेरोन। तो ये गामा इंटरफेरोन एंटीबॉडीज होते हैं, की तरह काम करते हैं और इनको शरीर में दे दिया जाता है। ये इंटरफेरोन क्या करेंगे, ये प्रतिरक्षा तंत्र को एक्टिव करने का काम करेगा। ये कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ, कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ उस प्रतिरक्षा तंत्र को, बॉडी के प्रतिरक्षा तंत्र को एक्टिव कर देगा कि ये कोशिकाएं खुद की है लेकिन ये खुद के शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये गामा इंटरफेरोन प्रकार के रासायनिक पदार्थ कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र को एक्टिव कर देते हैं और प्रतिरक्षा तंत्र फिर उन पर हमला करके उनको नष्ट करता है। और एक वर्ड और है देखिए इसमें, जैविक अनुक्रिया रूपांतरण, जिसको अपन बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफिकेशन कहते हैं। देखिए इसमें है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कुछ पदार्थ शरीर में डालकर प्रतिरक्षा तंत्र की अनुक्रिया को रूपांतरित किया जाता है, अर्थात अनुक्रिया को बढ़ा सकते हैं या दबा सकते हैं। जैसे गामा इंटरफेरोन अर्बुद कोशिकाओं के विरुद्ध प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करके अनुक्रिया को बढ़ाता है। तो जो अपन ये गामा इंटरफेरोन दे रहे हैं, ये एक जैविक अनुक्रिया रूपांतरण है। मतलब हम प्रतिरक्षा तंत्र की क्रिया को रूपांतरित कर रहे हैं। अब या तो उस प्रतिरक्षा तंत्र की क्रिया विधि को अपन बढ़ा देंगे या बिल्कुल भी दबा देंगे। जैसे गामा इंटरफेरोन दिया जाता है तो ये प्रतिरक्षा तंत्र की क्रिया को बढ़ा देता है और किसके खिलाफ बढ़ाता है,
जो कैंसर कोशिकाएं उसके खिलाफ उसको एक्टिव करके उसकी प्रतिरक्षा क्रिया को बढ़ा देता है, ताकि प्रतिरक्षा तंत्र उन कोशिकाओं को नष्ट कर सकें। तो इस प्रक्रिया को हम जैविक अनुक्रिया रूपांतरण भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि जैविक रूपांतरण क्या है, और उसका एक एग्जाम्पल दीजिए, एक उदाहरण दीजिए। तो वह है गामा इंटरफेरोन। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट कैंसर डिजीज को डिस्कस किया है, और आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आएगा। अपने वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।